बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का सुप्रभात। हम महाकवि कालिदास की भाषा शैली रस व्यंजना का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम महाकवि कालिदास के काव्य में प्रकृति चित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो महाकवि कालिदास का प्रकृति चित्रण। तो महाकवि कालिदास के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने या उनकी नाट्य कला संबंधी जो विशेषताएं हैं के साथ साथ ही कालिदास का जो प्रकृति चित्रण भी अप्रतिम और रमणीय है। कालिदास की कला का विकास ही प्रकृति वर्णन से आरंभ होता है और उनकी यह रुचि उत्तरोत्तर परिवर्धित एवं परिमार्जित होती गई। इनकी 7 रचनाएं हैं। 2 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं और 3 महाकाव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं। और इस प्रकार 7 रचनाओं में जो ऋतु संहार जो है, जो कालिदास की प्रथम रचना ऋतु संहार को मानते हैं, जिसमें कवि ने विभिन्न ऋतुओं से मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का तथा उनके परिणामों का वर्णन किया है। प्राकृतिक दृश्यों पर चेतन धर्म का आरोप करके उनका अलंकारिक वर्णन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। कहीं कहीं पर प्रकृति का आलंबन रूप में भी वर्णन है, पर कुमार संभव और रघुवंश में कवि के प्रकृति विषयक दृष्टिकोण में अंतर है। इन ग्रंथों में उसने इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि समस्त जड़ चेतन सृष्टि में एक ही तत्व भरा है और वह चेतन है। अतएव स्त्री पुरुष के समान ही लता वृक्ष आदि में भी उसी चैतन्यता से चैतन्य है और मानव के साथ इनका अटूट संबंध है। मानव अपने सुख और दुख का रूप प्रकृति में ही देखता है। प्रकृति भी मानव से संश्लिष्ट है, उसके प्रति वह पूर्ण सहानुभूति रखती है, उसके दुख में दुखी होती है और सुख में आनंद का अनुभव करती है। कोई भी मानव व्यापार प्रकृति क्षेत्र से बाहर नहीं है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति और मानव में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है तथा प्रकृति का संश्लिष्ट एवं रूप योजनात्मक वर्णन भी किया है। अब उनके नाटकों और विशेष रूप से शाकुंतलम में तो प्रकृति ही सब कुछ है। मेघदूत महाकवि कालिदास का जो खंड काव्य है, उसमें प्रकृति वर्णन का ही काव्य है। इन ग्रंथों में उसकी सहृदयता की सरसता एवं कल्पना की कमनीयता दर्शनीय है और शाकुंतलम में प्रकृति का सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण तथा प्रकृति की मार्मिक अभिव्यंजना तो है ही, पर इससे पूर्व के भी उनके ग्रंथों में प्रकृति का भव्य चित्र प्रस्तुत किया है। ऋतु संहार यद्यपि कवि प्रकृति प्रेमी है, पर वहाँ उसके प्रेम प्राय उद्दीपन का साधन है, प्रधानता है स्त्रियों के विभ्रम विलास और श्रृंगार का। कवि को वहाँ वर्णन तो करना है कामनियों के उन विचारों भावों का जो कि प्रकृति के प्रभाव से उनमें अवतरित हुए हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रकृति को पृष्ठभूमि का आश्रय लिया है। कुछ ही स्थलों पर प्रकृति का भव्य स्वरूप दिखलाया गया है, पर उनके अन्य काव्यों में प्राकृतिक एवं देवी विभूतियों के बीच साम्य स्थापित किया है। लता वृक्ष आदि में देवताओं का अस्तित्व माना है। शाकुंतलम में शकुंतला जब विदा होते समय वृक्षों में निवास करने वाले वन देवताओं ने
आपर्व भागो तिथई, हाथों से आभूषण दिए हैं प्रकृति के द्वारा। उन लता वृक्षों के द्वारा शकुंतला की जब विदाई होती है तो उन वन देवताओं ने उनको अपने हाथों से आभूषण देने का जो प्रकृति का जो वर्णन किया है वास्तव में बहुत ही हृदयग्राही है। मेघदूत में यक्ष जब स्वप्न में अपनी पत्नी का दर्शन पाकर बड़ी उत्सुकतापूर्व उसके आलिंगन के लिए अपनी भुजाएं फैलाता है, तब उसकी इस विवस्था को देखकर वन देवता की आंखों से मोतियों के समान स्थूल अश्रुबिंद वृक्षों के पत्तों पर गिरने लगते हैं। कितना सुंदर वर्णन प्रकृति का उन्होंने किया है। कुमार संभव में भी इसी प्रकार का एक वर्णन हमें देखने को मिलता है, जहाँ चंद्रमा अपनी किरण रूपी अंगुलियों से रजनी नामक नायिका के अंधकार रूपी केश पाश को हटाकर उसके अर्ध निमिलित कमल नेत्र वाले मुख का चुंबन कर रहा है। अंगुलुभीर केश संचय समनिग्रहम तिमिरम मरीचि भी कुडमलीकृत सरोज लोचन चुंबतीव रजनी मुख शशि। इसमें संदेह नहीं कि कालिदास ने प्रकृति के मधुर एवं भव्य रूप का ही चित्रोपमा वर्णन किया है। उन्होंने प्रकृति की भयावह रूप की ओर नहीं देखा है। बाह्य दृश्यों के रूप योजनात्मक चित्रण में कालिदास महाकवि अद्वितीय हैं। उनके विशद एवं सजीव प्रकृति वर्णन को पढ़कर हमारे सामने उनका स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत हो जाता है। रघुवंश के 13वें सर्ग में यह प्रकृति वर्णन कितना मधुर एवं हृदयग्राही बन पड़ा है कि वच चित्त प्रभालेपी भीर इंद्रिय नीलेर मुक्तामयी यष्टिरेवा अनुविद्धा अन्यत्र माला सित पंकजाम इंदिवर रुत खचितांतरेव। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत यमुना की तरंगों में मिलता हुआ गंगा का जो प्रवाह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोतियों की लड़ी में देदीप्यमान नीलम पिरो दिए गए हों और श्वेत कमल माला में मानो बीच बीच में नील कमल गूंथ दिए गए हों। ऐसा भव्य सुंदर वर्णन वहाँ रघुवंश के 13 सर्ग में हुआ है। तो कितना सुंदर प्रकृति का चित्रण महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में किया है। मेघदूत में यक्ष प्रकृति को अपनी प्रियतमा के रूप में ही देखता है। इस प्रकार प्रकृति और प्रेम का मधुर संबंध उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। कालिदास की दृष्टि में मानवीय सौंदर्यों का मापदंड प्रकृति ही है। कुमार संभव में जब पार्वती जी अरुणोदयकालीन बाल सूर्य के समान रक्त परिधान धारण कर पूजा के लिए जाती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नव विकसित पल्लवों को धारण करने वाली कोई लता हो। और यद्यपि कालिदास ने कई स्थलों पर अपनी यह मान्यता प्रकट की है कि मानव सौंदर्य से बढ़कर प्रकृति सौंदर्य को बतलाया है। अर्थात कई स्थानों पर महाकवि कालिदास ने ये बात स्पष्ट बतलाई है कि मनुष्य का सौंदर्य कुछ भी नहीं है। सब जो प्रकृति में जो सौंदर्य है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अनिर्वचनीय है। प्रकृति से सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। मानव को हम ये कहेंगे मानव सबसे सुंदर, ऐसा नहीं, वो प्रकृति के अंतर्गत ही है। प्रकृति की ही एक छोटी इकाई है। जो प्रकृति तो पूरा ब्रह्मांड है, उसका जो सुंदरता है उससे बढ़कर के पुरुष नहीं है, ऐसा महाकवि कालिदास ने ऐसा कहा है। और जो कुमार संभव में उन्होंने कमल नेत्र मुख का चुंबन करने का जो उदाहरण दिया है वो भी बहुत ही सुंदर है। और रघुवंश में 13वें सर्ग में यमुना की तरंगों में मिलता हो गंगा का प्रवाह कैसा लग रहा है, जैसे मानो कि मोतियों की लड़ी में देदीप्यमान नीलम पिरो दिए गए हों और श्वेत कमल माला में मानो बीच बीच में नील कमल गूंथ दिए गए हों। इस प्रकार का प्रकृति चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो जो श्लोक हैं कुमार संभव का वह मैं श्याम पर लिख रहा हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कुमार संभव अंगुली भीर
अंगुलगिरी केश संचय, केश संचय, समनिग्रह, समनिग्रह, तिमिरम मरीचिका, तिमिरम मरीचिका, कुड़मलीकृत, कुड़मलीकृत, सरोजलोचन, सरोजलोचन, चुंबतीय रजनीमुख शशि, चुंबतीय रजनीमुखम शशि। ये कुमार संभव का उदाहरण है। दूसरा जो है रघुवंश का 13वां सर्ग है, रघुवंश का 13वां सर्ग, इसमें गंगा यमुना का वर्णन किया है, यमुना नदी और गंगा का। वच चित प्रभा लेती, वच चित प्रभा लेती, धीरेन्द्रिय, इंद्रिय, नील, नीलई, मुक्तामयी, मुक्तामयी, यष्टिरिवा अनुविद्धा, अनुविद्या, अन्यत्र माला सिद्ध, अन्यत्र माला सिद्ध, माला सिद्ध, पंकजामिंद्री, इंदीवर, रुद्र वचितान, वचितांत देव। ये प्रकृति चित्रण का श्लोक है इसके अंतर्गत। तो यहाँ महाकवि कालिदास ने यमुना की तरंगों में गंगा का श्वेत जो पानी है, वो उसका प्रवाह है, जब उसमें मिलता है, उसकी धाराएं गंगा यमुना जब आपस में मिलती हैं, उस संगम में उसकी स्थिति कैसी बतलाई है कवि ने कि मोतियों की लड़ी में दिव्यमान नीलम पिरो दिए गए हों और श्वेत कमल माला में मानो बीच बीच में नील कमल गूंथ दिए गए हों। इस प्रकार का उन्होंने अपने इस रघुवंश महाकाव्य में चित्रण किया है। और महाकवि कालिदास का मेघदूत तो पूरा का पूरा प्रकृति पर ही आधारित है। उन्होंने स्वयं यक्ष अपनी यक्षिणी से वो समाचार देने के लिए प्रकृति का सहारा लेता है। मेघदूत यानी बादलों को ही उसने दूत बना लिया है, बादलों को ही दूत संदेशवाहक बना लिया है। और सारा का सारा इतना हृदयग्राही वर्णन उन्होंने मेघदूत में किया है, वास्तव में देखने को
उसको पढ़ने में एक बार पढ़िएगा और उससे उसका लाभ उठाइएगा कि वास्तव में महाकवि कालिदास प्रकृति के बहुत ही अच्छे चितेरे हैं और उन्होंने इस प्रकृति का चित्रण बहुत ही सुंदर किया है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।